Hello students, today we are going to start a new topic that is heredity and its transmission. तो जनरली मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज प्री मैंडलिज्म थ्योरी फर्स्ट, उसके बाद हम बात करेंगे मैंडलिज्म एंड आफ्टर दैट पोस्ट मैंडलिज्म और वी टॉक अबाउट मॉडर्न जेनेटिक्स. सो प्री मैंडलिज्म में हम वो सारी थ्योरीज की बात करेंगे जो मैंडल से पहले दी हुई थी, रिलेटेड टू द जेनेटिक्स और रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस. सो प्री मैंडलिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी. Various views were prevailing about the process of heredity before the rediscovery of Mendel's law of inheritance in 1900. So बहुत सारी थ्योरीज जो थी वो दी गई थी रिलेटेड टू द हेरिडिटी बिफोर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट और सम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आर गिवन बिलो. सो कुछ थ्योरीज जो है हम एक्सप्लेन करेंगे जो मेंडल से पहले दी गई थी इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए. सो फर्स्ट थ्योरी जो थी वो है, फर्स्ट थ्योरी इज योर प्री फॉर्मेशन थ्योरी. This theory was proposed by two Dutch biologists, that is Van Rossum and Bonnet. This theory states that a miniature human called homunculus is already present in the egg and sperm, which grows into human being after formation of zygote. तो प्रीफॉर्मेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि देर आर सम मिनिएचर, कुछ स्मॉल मिनिएचर हैं, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, मिनिएचर ह्यूमन जिसे उसने टर्म दी दैट इज ह्यूमिकुलस, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं इसमें एग में और स्पर्म में, और ये ग्रो करते हैं ह्यूमन बीइंग में ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ zygote. So the formation of that is new organism takes place from these homunculus only after the formation of zygote or only after fertilization. उसके बाद दूसरी थ्योरी है that is theory of epigenesis. This theory was proposed by German biologist that is Wolff. This theory states that egg and sperm are undifferentiated cells. They differentiate into various organs and parts only after fertilization in the zygote, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ डल टिश्यू एंड आर्गन. नाउ ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करते हो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो एग है और वो स्पर्म है, एग एंड स्पर्म दे कंटेन अनडिफरेंशिएटेड सेल एंड दिस अनडिफरेंशिएटेड सेल गेट डिफरेंशिएटेड इनटू वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यू ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. सो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात करें तो प्रपोज्ड बाय फेमस फ्रेंच बायोलॉजिस्ट दैट इज लेमार्क, एंड दिस थ्योरी स्टेट्स दैट अ न्यू कैरेक्टर वंस एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल शैल पास ऑन टू इट्स प्रोजेनी. सो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी कैरेक्टर को एक्वायर करता है तो वही कैरेक्टर जो है वो पास होता है, वो पास होगा टू इट्स प्रोजेनी, टू इट्स ऑफस्प्रिंग. नेक्स्ट इज योर थ्योरी ऑफ Pensions. This theory was proposed by famous English naturalist that is Charles Darwin. This theory states that very small, exact but invisible copies of each body organ and component called gammules are transported by the bloodstream to the sex organ. These gammules gets assembled in the gametes after fertilization, resulting in the development of respective organs. No, इस theory के according कि there are some small बट इनविजिबल कॉपीज हर एक बॉडी ऑर्गन्स की हैं और उन कंपोनेंट्स को बोल दिया गैम्यूल्स. ये गैम्यूल जो हैं ये ट्रांसफर होते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, किस में, हमारे सेक्स ऑर्गन्स में, और ये गैम्यूल जो हैं दे गेट असेंबल्ड इन द गैमेट्स एंड आफ्टर fertilization they develop into respective organs. Next theory is your germplasm theory. What the germplasm theory is? First, this theory was proposed by German biologist August Weismann. It states that body tissue are of two types. That is germplasm, that is reproductive tissue are producing gamete, and somatoplasm, all other tissue except reproductive tissue. Thus, the transmission of character from one generation to other takes place through germplasm, and any change in germplasm will leads to change in next generation. And this theory is accepted in a broad sense. क्या मतलब इसका, इट मीन्स कहता है कि जो बॉडी टिश्यू हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. एक है जर्मप्लाज्म जो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स और वी यूज टर्म रिप्रोडक्टिव टिश्यू, एंड दूसरा सोमैटोप्लाज्म मीन्स ऑल अदर टिश्यू एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव टिश्यू. सो दस इसके अकॉर्डिंग कि जो ट्रांसमिशन हो रही है कैरेक्टर की फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इट टेक्स प्लेस मेनली विद द हेल्प ऑफ
germplasm. So germplasm are responsible for the transmission of character from one generation to another. And कोई भी change germplasm में lead करती है change in the next generation. If the germplasm undergo any change, then it also leads to a change in the next generation. And actually this theory is accepted anyhow in a broad sense. थैंक यू. नेक्स्ट हम इसमें जो है स्टडी करेंगे मेंडलिज्म. आप चाहे तो इसको पास करके, वीडियो को पास करके आप यहाँ से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं.